सागर के खाना खाने के बाद सागर अपने रूम में चला गया। उसने सोचा एक बार विहान को देख ले। सागर विहान के रूम में चला गया तो देखा सिया विहान के अपने सीने से लगाकर सो रही है। सागर ने दोनों को सोते देखा तो एक बार को सोचा कि सिया को उठा दे और अपने रूम में जाने का बोल दे, लेकिन फिर विहान को सुकून से सोता देख अपना इरादा बदल दिया और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर अपने रूम में सोने चला गए। सागर अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गए। सागर ने मन में चल रहा था कि विहान सिया से काफी घुल मिल गया है। यही सोचते सोचते थोड़ी देर फोन में कुछ मेल चेक करने के बाद सो गया। सुबह सागर की आंखें तब खुली जब सागर को अपने गालों पर कुछ नर्म सा एहसास हुआ। सागर ने आंखें खोली तो विहान उसके सर के पास बैठा था और अपने हाथों से विहान के गालों को छू रहा था। सागर ने मुस्कुराकर विहान को अपने सीने पर लेटा लिया और उसके गालों को चूम लिया। सागर ने विहान को देखा और कहा, बच्चा आज आप इतनी जल्दी उठ गए। विहान ने कहा, डेडा आज आप लेट हो गए तो मैं आपको उठाने आ गया। सागर ने आंखों को रफ करते हुए कहा, हाँ बच्चा। विहान ने कहा, डेडा जल्दी से फ्रेश होकर आए फिर हम नाश्ता करेंगे। आज मैंने दोस्त को नाश्ता बनाना को कहा है। दोस्त कुछ स्पेशल बनाने वाली है, आप जल्दी से रेडी होकर चलाओ। सागर ने कहा, ओके बाबा, पहले मुझे उठने तो दो। विहान थोड़ा पीछे हो गए। सागर उठकर बाथरूम में चला गया। विहान वही बेड पर बैठा सागर का वेट करने लगा। सागर थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आ गया। विहान सागर को लगभग खींचते हुए रूम से ले गया। सागर ने कहा, बच्चा आराम से चलो। विहान ने कहा, डेडा आप धीरे चल रहे हैं। सागर ने विहान को देखा और कहा, अच्छा मैं धीरे चल रहा हूँ। फिर सागर ने विहान को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कंधों पर बैठा लिया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। विहान ऊपर बैठकर हंस रहा था। डेडा मजा आ गया। सागर ने भी हंसते हुए विहान को नीचे उतरकर अपनी बाहों में पकड़कर ऊपर उछल दिया। विहान के खिलखिलाकर हंसने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर विहान के साथ हंस रहा हो। विहान का जब हंस हंस कर पेट दर्द होने लग तो उसने कहा, बस डेडा बस। सागर ने विहान को उछलना बंद कर दिया। दोनों की हंसी सिया ने किचन से सुनी तो उसने थोड़ा बाहर आकर देखा तो दोनों बाप बेटे मस्ती कर रहे थे। सिया दोनों को देख मुस्कुराकर अपने काम में वापस लग गई। श्याम जी सिया के साथ की किचन में थी। श्याम जी ने कहा, बहुत दिनों बाद सागर बाबा और विहान बाबा की हंसी इस घर में गूंजी है। दोनों कितने प्यारे लगते हैं। सिया ने कहा, हाँ दीदी, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगी है। दोनों बातें करते हुए खाना बना रही थी। श्याम जी तो बस सिया को सामान बता रही थी, सिया ही पूरा खान बना रही थी। विहान ने सागर का हाथ पकड़कर सागर को डाइनिंग एरिया में ले आया और टेबल के पास आकर विहान ने सागर के लिए चेयर निकली। सागर ने विहान को थैंक यू कहा और फिर विहान भी सागर के पास चेयर लेकर बैठ गया। विहान ने सिया को आवाज लगाई, दोस्त रेडी हो गया क्या? सिया ने कहा, बस 2 मिनट। और सिया अपने साथ एक ट्रॉली लेकर आई और टेबल के पास आकर रख दी। सिया ने विहान के लिए वेज कटलेट और सूप बनाया था और सागर के लिए गोभी के पराठे। सिया ने विहान के सामने कटलेट की प्लेट रख दी और एक तरफ सूप और सागर के सामने पराठे की प्लेट। विहान ने सूप पीने के लिए स्पून उठाया तो सिया ने कहा, विहान आराम से, सूप गर्म है। विहान ने कहा। उसके बाद उसने फूक फूक कर सूप पिया और दूसरे हाथ में कटलेट उठा लिया। इस बार सागर ने कहा, बच्चा आराम से, आपका नाश्ता आपसे कोई नहीं छीनेगा, तो बच्चा आराम से खाओ। विहान ने कहा, डेडा ये इतना टेस्टी ही कि मुझसे वेट नहीं होता। सागर ने मुस्कुराकर विहान को देखा और प्यार से कहा, बच्चा अच्छी बात है कि खाना आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन आप खाने के चक्कर में अपने मैनर्स नहीं भूल सकते। इस बार विहान ने स्पून नीचे रखी और कटलेट को आराम से अपने मुंह में डाल लिया और खाते खाते फिर से कहा, दोस्त। मुख में खाने होने की वजह से शब्द आधे ही निकल रहे थे। दोस्त यम्मी। सिया ने कहा, विहान आराम से बच्चा। सागर ने विहान के बालों को बिगड़ते हुए कहा, बच्चा आराम से, गले में खाना अटक सकता है। सागर का इतना बोलना था और विहान को खांसी आने लगी। सागर और सिया साथ में ग्लास लेकर आगे बढ़े। सिया ने ग्लास पीछे कर लिया। सागर ने विहान को पानी पिलाया और उसके पीठ को सहलाया और थोड़ा नाराजगी से कहा, मैंने कहा था ना बच्चा आराम से, आपने सुना नहीं है ना? विहान ने सर झुकाकर कहा।
सॉरी डेडा, सागर ने कहा। कोई बात नहीं बच्चा, अब आराम से खाओ। विहान फिर आराम से कहा लगा। सिया वही खड़ी रही। सागर ने भी अपना नाश्ता खत्म किया और विहान की ओर देखा जो सूप पी रहा था। सागर ने विहान से कहा, बच्चा आप नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। विहान ने बस है सर हिला दिया। सागर ने सिया को एक बार देखा और जाते हुए कहा, नाश्ता टेस्टी बना था, और चला गया। सिया सागर के मुंह से तारीफ सुनकर खुश हो गई। सागर सीधा रॉय के पास चल गया। रॉय अभी अभी उठा था और बैग के सिरहाने सर टिकाकर बैठ था। सागर को आते देख रॉय ठीक से बैठने लगा तो सागर ने कहा, रॉय आराम से, चोट लगी है। रॉय ने कुछ नहीं कहा और वहीं बैठा रहा। रॉय के मन में अपराध बोध था कि उसने अपना काम खत्म ठीक से नहीं किए। रॉय ने धीरे से कहा, बॉस सॉरी। सागर ने रॉय को देखा और कहा, रॉय आज तुम ना होते तो विहान सही सलामत मेरे सामने नहीं होता, इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकल दो। तुमने अपनी गलती को सुधार लिया है, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। रॉय ने सागर की ओर देख तो सागर हल्का सा मुस्कुरा कर रॉय को देख रहा था। तभी राधे रूम में कुछ बैग्स लेकर आया। उसमें कुछ दवाएं और कुछ जरूरी सामान था। राधे ने सागर को ग्रीट किया और सामना सोफे पर रख दिया। सागर ने दोनों को देख और फिर अपने रूम में चला गया। राधे ने रॉय से कहा, बॉस ने क्या कहा? रॉय ने कहा, बॉस ने मुझे माफ कर दिया। राधे ने जब सुना तो वो खुश हो गया। राधे ने कहा, रॉय मैंने कहा था ना, बॉस माफ कर देंगे। रॉय ने सर हिला दिया। सिया ने विहान को आराम से नाश्ता करवाया और फिर ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। सागर भी अपने रूम में रेडी हो रहा था। सागर थोड़ी ही देर में बैग लिए नीचे आया। विहान ने सागर को देखकर कहा, डेडा आपने मेरे स्कूल की तो आज छुट्टी ले ली, लेकिन ऑफिस से नहीं ली। विहान की बात सुनकर सागर ने कहा, बच्चा आज आप घर पर रेस्ट करो, मैं लंच टाइम तक लौट आऊंगा। विहान ने कहा, ओके डेडा। तब तक सिया भी रेडी होकर आ गई और विहान अपने रूम में चला गया। आप सभी रीडर्स का शुक्रिया। विहान ने कहा, ओके डेडा। तब तक सिया भी रेडी होकर आ गई और विहान अपने रूम में चला गया। सिया को देखकर सागर में कुछ नहीं कहा और बाहर निकलने लगा। तभी राधे सामने आ गया। सागर ने राधे से कहा, तुम यही रहो रॉय के साथ। राधे ने कहा, बॉस रॉय नहीं मन रहे। रॉय ने कहा कि वो अब ठीक है और घर पर ही आराम कर लेगा, कुछ जरूरत होगी तो सर्वेंट है। सागर ने, हाँ रॉय नहीं सुधरेगा। राधे ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कभी नहीं बॉस। सागर ने राधे को थोड़ा घूर कर देखा तो राधे चुप हो गया और जल्दी से बाहर कार की ओर चल गए। सागर भी आगे जाने लगा। सिया भी सागर के पीछे चल दी। राधे ने कार का बैक डोर ओपन किया तो सागर बैठा गया। सिया राधे के साथ आगे बैठा गई और कार ऑफिस के रास्ते पर चल दी। उनके साथ ही गार्ड्स को कार भी चल दी। सिया ने राधे से कहा, रॉय अब कैसे है? राधे ने कहा, अब ठीक है, डॉक्टर ने बस रेस्ट करने को कहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन रेस्ट भी नहीं करेगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, रॉय को बॉस की सेफ्टी की ज्यादा फिक्र रहती है। राधे ने हाँ में सर हिला दिया। सागर ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम दोनों की बातें हो गई हो तो ड्राइविंग पर ध्यान दो। राधे ने कहा, ओके बॉस, और सिया की ओर देखा। सिया भी सीधी होकर सामने देखने लगी। फिर कार में शांति छा गई। थोड़ी ही देर में ऑफिस की बिल्डिंग के सामने राधे ने कार रोक दी। राधे ने उतरकर सागर के लिए गेट खोला। तब तक सिया भी नीचे उतर गई। सागर के नीचे उतरते ही राधे कार को पार्किंग में ले गया। सागर सीढ़ियां चढ़ने लगा और सिया उसके पीछे थी। सामने गेट पर अरुण खड़ा था। वो सागर का ही वेट कर रहा था। अरुण ने सागर को ग्रीट किया और फिर सागर के साथ चलते हुए फाइल दिखने लगा। सिया दोनों के पीछे ही थी। सागर ने कहा, अरुण आज दोपहर के बाद की सारी मीटिंग है, कैंसिल कर सभी को आगे की डेट दे दो। अरुण ने कहा, ओके बॉस। अरुण ने सिया से कहा, सिया सर का शेड्यूल बना लेना और बॉस के कहे अनुसार आज की सारी मीटिंग नेक्स्ट डेट में फिक्स कर देना। सिया ने कहा, ओके सर, और तीनों लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गए। अरुण ने लिफ्ट से बाहर आते हुए सागर से कहा, सर वो। सागर ने अरुण को घूरा तो अरुण ने जल्दी से कहा, बॉस कुछ दिनों से वो केतकी मैम के फादर आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सागर ने जब केतकी का नाम सुना तो सागर को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से ही कहा, अब और क्या बाकी रहा गया है उनका? अरुण ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या करना है बॉस? सागर ने अपने केबिन में जाते हुए कहा, 2 दिन बाद का अपॉइंट दे दो उनको। बॉस
अरुण और कुछ भी बोल रहा था, लेकिन सागर अंदर चल गए और सिया और अरुण बाहर ही रह गए। अरुण ने सिया को देखा और कहा चलो कैबिन में। इतना बोलकर दोनों अपने केबिन में आ गए। सागर गुस्से से अपनी चेयर पर जाकर बैठा। उसका दिमाग इस वक्त शांत नहीं था। तभी उसके फोन की रिंग बजी। सागर ने फोन निकला तो उस पर घर का नंबर शो हो रहा था। सागर ने फोन उठाया तो विहान ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हेलो डेडा। विहान की आवाज सुन सागर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो विंडो के पास खड़ा होते हुए विहान से बात करने लगा। सागर ने कहा, बोला बच्चा, क्या हुआ? विहान ने कहा, डेडा, आप ऑफिस पहुंच गए? सागर ने कहा, हाँ, अभी पहुंचा। विहान ने कहा, ओके। सागर ने कहा, क्या हुआ? विहान ने कहा, मुझे दोस्त से बात करनी थी। सागर ने कहा, अच्छा, तो सिया को कॉल करना था ना? विहान ने कहा, दोस्त के पास अभी फ़ोन नहीं है। दोस्त ने मुझे कहा था कि उनकी फास्ट सैलरी पर वो फ़ोन खरीदेगी। सागर ने कहा, ओके, मैं अभी थोड़ी देर में अरुण से कहा कर आपको बात करवाता हूँ। आपको दोस्त से? विहान ने कहा, ओके डेडा। सागर ने विहान से पूछा, वैसे बच्चा आपको इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? अभी कुछ घंटे पहले तो आप सिया से मिले थे। विहान ने हंसते हुए कहा, डेडा ये विहान और दोस्त का सीक्रेट ही विहान अभी डेडा को नहीं बता सकता। सागर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो अब विहान डेडा से सीक्रेट छुपाने लगा है। विहान ने हंसते हुए कहा, डेडा, आपको बाद में सब पता चल जाएगा। आप बस मेरी बात दोस्त से करवा देना। बाय। इतना बोलकर विहान ने फोन रख दिया। सागर मुस्कुराते हुए फोन को देखने लगा और बोला, ये बच्चा भी ना दिन ब दिन बदमाश होते जा रहा है। इतना बोलकर सागर में अरुण को कॉल किया और कहा, सिया को विला के नंबर पर विहान से बात करने को बोल दो। सिया अरुण के सामने ही बैठी थी। अरुण ने सिया को सागर की कही बात बता दी तो सिया ने अपने सर पर हल्के से मरते हुए कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी सर। अरुण ने उसको देखा कर कहा, क्या भूल गई सिया? सिया ने अरुण को देखा और कहा, सर, आप बॉस को तो नहीं बताएंगे ना? अरुण ने इस बार सिया को अजीब तरह से देखा, जैसी सिया से कहा रहा हो, क्या तुम मुझे बॉस से गदरी करना का बोल रही हो? सिया ने कहा, अरुण सर, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो विहान बाबा सागर सर को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरुण ने पूछा, कैसा सरप्राइज? जैसे सिया से कहा रहा हो, क्या तुम मुझे बॉस से गदरी करने का बोल रही हो? सिया ने अरुण के चेहरे के अजीब से भाव देखे तो उसने कहा, अरुण सर, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो विहान बाबा सागर सर को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरुण ने पूछा, कैसा सरप्राइज? सिया ने कहा, विहान ने बताया कि बॉस का बर्थडे कल है। सिया की बात सुन अरुण ने कहा, ओह हाँ, कल तो बॉस का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गया था। सिया ने कहा, सर अब तो याद का गया ना, तो फिर हेल्प कर दीजिए। अरुण ने कहा, क्या हेल्प चाहिए? सिया ने कहा, बॉस के दोस्तों को इनवाइट करना है और विहान ने कहा है दादा दादी को भी। बस। सिया की बात सुनकर अरुण के ऊपर बॉम्ब गिर गया। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। सिया ने जब अरुण के उड़े हुए चेहरे को देखा तो अरुण से कहा, क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरुण ने मन में कहा, बॉस के दोस्त तो ठीक है, लेकिन दादाजी और बॉस का आमना सामना मतलब कोल्ड वॉर शुरू करना। अरुण ने सिया की बात पर कहा, बॉस के बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जो भी है कमाल के हैं। सिया ने कहा, मतलब सर? मतलब तो जब तुम मिलेगी तब देखा लेना। सिया ने कहा, ओके सर। अरुण ने कहा, ठीक है सिया, मैं सभी को इनवाइट कर लूंगा। और कुछ? सिया ने कहा, बस बाकी का मैं और विहान देखा लगे। अरुण ने कहा, बस इस लड़की को पता नहीं है जो ये बोल रही है वो कोई छोटा काम नहीं है। दादाजी को सागर सर के सामने लाना मतलब दो शेरों को अपने इलाके के लिए लड़ते देखने से कम नहीं है। अरुण ने अपना फोन सिया को दिया, विला का नंबर लगाकर। सिया ने हेलो कहा तो विहान ने कहा, हेलो दोस्त, मैं कब से वेट कर रहा था। सिया ने कहा, हाँ, वो मैं अरुण सर को दादाजी और दादी माँ को इनवाइट करने का बोल रही थी। विहान ने कहा, वो तो मैंने दादू से बात कर ली दोस्त। सिया ने कहा, अच्छी बात है, तो बस अब बॉस के दोस्तों को ही बुलना बाकी है, वो तो अरुण सर कर लेंगे। विहान ने कहा, और केक का क्या करे? सिया ने कहा, हम बना लगे बॉस के लिए। विहान ने कहा, दोस्त आपको आता है? सिया ने कहा, हाँ। विहान ने कहा, ओके दोस्त। विहान ने कहा, कुछ सामान लाना है तो आप फोन अरुण चाचू को दो।
सिया ने कहा, सर विहान बात करना चाहता है आपसे। सिया ने फोन अरुण को दे दिया। अरुण ने कहा, हाँ मास्टर। विहान ने कुछ सामान के नाम बता दिए। अरुण ने कहा, ओके मास्टर, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। विहान ने कहा, डेडा को पता नहीं चलना चाहिए। अरुण ने कहा, ओके मास्टर। विहान ने बाय बोलकर फोन रख दिया। फिर सभी अपना काम करने लगे। सागर दोपहर के बाद ऑफिस से निकल गया और विला जाकर विहान के साथ लंच किया और फिर राधे के साथ बाहर जाने लगा। तभी विहान के पास आकर कहा, सागर ने कहा, बच्चा डेडा को रात को लेट हो जाएगा तो आप डिनर करके सो जाना। विहान ने कहा, ओके डेडा। सागर फिर चला गया। सागर और राधे कुछ गार्ड्स को लेकर निकल गए। एक कोठी के सामने जाकर राधे ने कार रोकी। सामने देखा तो कुछ लोग गन के साथ खड़े थे। सागर कार में ही बैठा था। राधे ने कहा, बॉस में जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। कुछ लोग रोकना चाह सागर को, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, आने दो उनको। सभी ने गन नीचे कर ली। सागर और राधे दोनों अंदर चले गए और गार्ड सभी बाहर रुक गए। सागर अंदर चल गया। अंदर एक सोफा रखा था और उसके सामने ही एक लकड़ी का झूला रखा था। सागर सोफे पर जाकर बैठ गया और राधे सागर के पीछे खड़ा हो गए। तभी एक आदमी अंदर आया जिसने सारे लोगों को गन नीचे करने को कहा था। उसने सागर के आगे आकर कहा, आपको अक्का साहेब से क्या काम आ गए? सागर ने आराम से सोफे पर बैठे हुए कहा, जो भी काम है उनसे है। और सागर चुप हो गया। वो आदमी घूरकर सागर को देखने लगा। तभी पीछे से एक गरजती हुई सी आवाज आई, क्या काम आ गया आज सरकार को, जो मेरे घर तक आना पड़ा आपको? सागर ने सर उठाकर देखा तो एक काले लिबाज में लाला दुपट्टा और एक औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। औरत 40 साल की लग रही थी। सागर ने कहा, तुम्हारे लोग मेरे घर के आसपास मंडरा रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या कहना है? ... अक्का साहेब। सागर की बात पर अक्का साहेब हंसने लगी और सामने झूले पर आकर बैठे हुई कहा, सरकार आपने शायद गलती से मेरी लड़की को अपने पास रखा है। सागर ने कहा, तुम्हारी लड़की? अच्छा, और मुस्कुराने लगा। अक्का साहेब तुम भूल रही हो शायद तुम किससे बात कर रही हो? राधे ने गुर्राते हुई कहा। सागर ने राधे को शांत रहने को कहा। अक्का साहेब बोली, वो लड़की मेरे पास भेज दो। वैसे भी हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। सागर ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा, दुश्मनी तो नहीं है, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। उस लड़की को भूल जाओ। अक्का साहेब ने कहा, भूल जाओ लेकिन क्यों? मैंने उसका सौदा कर दिया था, मेरे जुबान की कीमत होती है सरकार। सागर ने कहा, अच्छा तो तुम अपनी बात से कभी नहीं मुकरती, अच्छा है। और अगर जबान ही न रही तो? सागर की बात सुनकर अक्का साहेब के साथ खड़ा आदमी तैश में आकर बोला, तू अक्का साहेब की जबान कटेगा तू? सागर खड़ा होते हुए बोला, हाँ मैं। वो आदमी जो अक्का साहेब का वफादार था, लंबी चौड़ी बॉडी वाला, देखने से ही पहलवान लग रहा था, वो आगे आकर सागर को घुसा मरने ही वाला था कि सागर ने उसके हाथ मरोड़ दिया और हड्डी टूटने की आवाज आने लगी। वो पहलवान जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लग। सागर वापस से सोफे पर हाथ साफ करते हुए बैठ गया और पैर पर पैर रखकर आराम से बैठा, जैसे कोई राजा हो। अक्का साहेब सागर को देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, तो क्या सरकार का दिल आ गया इस लड़की पर? ऐसा है तो आप रखे उसको जब तक आपका दिल ना भरे, जब दिल भर जाए तो मुझे वापस कर दे। और हंसने लगी। अक्का साहेब की बात सुन राधे की मुट्ठी कस गई और वो आगे जाने लगा। सागर ने राधे को सर हिलाकर मना करते हुए कहा, राधे कीचड़ में हाथ नहीं डालते। राधे पीछे हो गया। अक्का साहेब सागर की बात पर तिलमिला गई और अपने हाथ में जो हुक्का पकड़ रखा था उसको नीचे जमीन पर फेंक दिया और सागर से कहा, सरकार मैं आपसे तमीज से पेश आ रही हूँ, फिर भी आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। सागर ने कहा, हाँ तो तू क्या कर लेगी? मैं भी अभी तक तमीज से ही बात कर रहा था, लेकिन तूने ही गंदगी फैलाई। सागर ने कहा, उस लड़की को भूल जा, बस मैं इतना ही कहने आया था, अगली बार मैं नहीं आऊंगा, मेरे आदमी आएंगे। इतना बोलकर सागर जाने लगा और जाते हुए बोला, तू आराम से बैठकर सोच ले क्या करना है और बता देना मुझे, मैं बाहर ही बैठा हूँ। इतना बोलकर सागर बाहर निकल गया और राधे मुस्कुराते हुए अक्का साहेब को देखने लगा। राधे जनता था कि अब उसके बॉस अपने काम को अंजाम देंगे। राधे सागर के पीछे बाहर आ गया और कार का गेट खोल, अगली बार मैं नहीं आऊंगा, मेरे आदमी आएंगे।
तू आराम से बैठकर सोच ले क्या करना है, और बता देना मुझे। मैं बाहर ही कार में बैठा हूँ। इतना बोलकर सागर बाहर निकल गया और राधे मुस्कुराते हुए अक्का साहेब को देखने लगा और सागर के पीछे बाहर आ गया। राधे ने कार का गेट खोला और सागर बैठ गया। बैठे के बाद सागर ने किसी को फोन किया और कहा, एक नमूना दिखाना पड़ेगा। सामने वाले ने कहा ओके। सागर ने जिसको फोन किया था वो सागर का दोस्त था। थोड़ी देर में साहेब का फोन बजा। साहेब ने फोन उठाकर हेलो कहा तो सामने से अक्का का बेटा था जो लंदन में पढ़ाई कर रहा था और अक्का साहेब की काली दुनिया से दूर। अपने बेटे की आवाज़ सुन अक्का साहेब खुश हो गई। तभी उनके बेटे ने कहा, माँ मेरे एक दोस्त है जो आपसे बात करना चाहता है। अक्का साहेब ने कहा, कौन दोस्त? तब तक फ़ोन किसी और के हाथ में चला गया। दूसरे इंसान ने कहा, हेलो मैडम। अक्का साहेब ने कहा, हेलो आप कौन? उस इंसान ने थोड़ा दूर जाते हुए कहा, अरे आपने पहचान नहीं, कभी थोड़ी देर पहले मेरा यार आपसे मिलने आया था। उसने मेरे बारे में बताया नहीं क्या? तुम्हार यार मुझे से मिलने आया था, लेकिन मुझसे तो सा। इतना बोलते ही सामने वाले ने कहा, हाँ सही पहचान आपने। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, अविनाश से भी बात करनी है मुझे, बाय। इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। अविनाश अक्का साहेब के बेटे का नाम है। अविनाश एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। तभी एक आदमी ने आकर उसके हाथ को धक्का दे दिया जिससे कॉफ़ी नीचे गिर गई। जब अविनाश ने देखा तो उस आदमी ने अविनाश से बहस करने लगा और अविनाश पर हाथ उठने लगा। तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। ये सागर का दोस्त था अविनाश को बचाने वाला, और थोड़ी ही देर में अविनाश से दोस्ती कर ली और उसके साथ कॉफ़ी पीने लगा। तभी सागर ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। अक्का साहेब के हाथ से फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर गया और अक्का साहेब दौड़कर बाहर जाने लगी। सागर अपनी कार में आराम से बैठा था। तभी अक्का साहेब ने कार के डोर पर नॉक किया। सागर ने विंडो का ग्लास नीचे किया और कहा, हाँ क्या सोचा फिर? अक्का साहेब ने अपने कहा, सरकार मुझे आपकी बात समझ आ गई, आज के बाद में फिर कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं भी कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। इतना बोलकर सागर ने राधे को कार चलने को कहा और गाड़ी वहां से निकल गई। अक्का साहेब ने अपने बेटे को फिर से फ़ोन लगा तो अविनाश ने फ़ोन उठा लिया और कहा, क्या हुआ माँ, आपने बात करते करते फ़ोन रख दिया था? अक्का साहेब ने कहा, हाँ वो कुछ काम आ गया था। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? माँ वो तो मुझे कैफ़े में मिला था, अब चला गया। आप उसको जानती हो ना? अक्का साहेब ने कहा, हाँ जानती हूँ। चल ठीक है बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं बाद में बात करती हूँ। अविनाश ने कहा, ओके माँ बाय। अक्का साहेब की सांस में सांस आई और अपने आमने पड़े पहलवान को कुछ लोगों से कहा कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अपने सारे आदमियों को सिया को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान न पहुंचाए अच्छे से समझा दिया। सारे आदमियों ने हाँ में सर हिला दिया। अक्का साहेब ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, अगर उस लड़की को हमारे किसी आदमी ने एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं उसको अपने हाथों से मार डालूंगी, याद रखना। सभी आदमियों ने एक साथ कहा, साहेब आपकी बात के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अक्का साहेब ने कहा, ठीक है, सब जा सकते हैं। अक्का साहेब का एकलौता बेटा था अविनाश जो अभी 5 साल का था। अक्का साहेब ने अपने बेटे को अपनी इस काली दुनिया से दूर रखा। अक्का साहेब से पहले उनके पति ये काम संभालते थे, लेकिन पति की मौत के बाद उनको ये सब संभालना पड़ा, लेकिन अपने बेटे को इन सब से बहुत दूर रखा। कुछ ही लोग उनके बेटे के बारे में जानते हैं, लेकिन सागर तो अविनाश तक पहुंच गए। अक्का साहेब को सागर की पहुंच का पता चल गया था, इसलिए उसने सिया से दूर रहे में ही भलाई समझी। सागर अपनी कार में था और बाहर विंडो से देख रहा था। रात घनी होती जा रही थी। तभी सागर का फ़ोन बजा। सागर ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। सामने से एक आवाज़ आई, और यारा क्या कर रहा है? सागर ने कहा, कुछ नहीं, घर जा रहा हूँ। सामने सागर का बचपन का दोस्त शौर्य था। शौर्य ने कहा, यारा तेरा और कोई काम नहीं है क्या, बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस? सागर ने कहा, नहीं और कोई काम नहीं है, मैं तेरी तरह फालतू नहीं हूँ। शौर्य ने कहा, हाय, तूने मुझे फालतू बोलकर मेरे दिल के टुकड़े कर दिए यारा। सागर ने हंसते हुए कहा, तू नहीं सुधरने वाला शौर्य ने कहा, अरे यार मैं तो बिगड़ा ही कब था, और हंसने लग। शौर्य सागर के अपोजिट था। सागर जहाँ कम बोलने और शांत रहने वाला इंसान था, वही शौर्य बातूनी और शरारती था, लेकिन दोनों की जान बसती थी एक दूसरे में।
शौर्य ने कहा, यारा मैं कल इंडिया आ रहा हूँ, तो तू मुझे लेने एयरपोर्ट आ जाना। सागर ने कहा, मैं नहीं आने वाला, तू खुद ही आ जाना। शौर्य ने कहा, देख यारा मैं तो तेरा वेट करूंगा, तू नहीं आया तो मैं अगली फ्लाइट से वापस लंदन चला जाऊंगा। सागर ने कहा, मैं नहीं आने वाला, मैं गाड़ी भेज दूंगा। शौर्य ने कहा, नहीं। सागर ने कहा, शौर्य ने भी वैसे ही कहा। सागर। फिर दोनों हंसने लगे। शौर्य से बात करने के बाद सागर का मूड बहुत अच्छा हो गया था। राधे ने गाड़ी विला के सामने जाकर रोकी तो सागर ने देखा 11:55 बज गए थे। सागर ने राधे से कहा, राधे लेट हो गए आज तो। राधे ने कहा, जी बॉस। सागर मुस्कुराते हुई कार से उतरा और अंदर जाने लग। अंदर हॉल में अंधेरा था। सागर ने सर्वेंट के आवाज लगाए लेकिन कोई नहीं आया। सागर ने पीछे राधे को आवाज लगाए लेकिन राधे ने भी जवाब नहीं दिया। सागर ने थोड़ा गुस्से से कहा, राधे। राधे ने कहा, जी बॉस आया, और अंदर आ गया। सागर ने कहा, सब कहाँ है और ये इतना अंधेरा क्यों है? राधे ने कहा, बॉस मैं देखता हूँ। इतना बोलकर राधे ने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और बाहर की ओर जाने लगा। सागर ने कहा, राधे डॉट। राधे ने पलट कर देखा और कहा, जी बॉस। सागर ने कहा, बाहर क्यों जा रहे हो? राधे ने कहा, बॉस मेन स्विच तो बाहर है। सागर ने कहा, पता है मुझे, मेरे साथ चलो विहान के रूम में अभी। राधे ने कहा, ओके बॉस। दोनों अपने मोबाइल के साथ विहान के रूम में जाने लगे। सागर को विहान की चिंता हो रही थी। सागर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी सागर विहान के रूम के बाहर आ गया और उसने जिसे ही डोर ओपन किया, बलून फूटने की आवाज आई। पट। सागर ने नीचे पैरों में देखा तो बहुत सारे बलून नीचे जमीन पर थे। तभी लाइट ऑन हो गई और विहान ने जोर से कहा, डेडा हैप्पी बर्थडे, कन्फेटी 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 कन्फेटी, गुब्बारा 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 गुब्बारा। सागर ने जब सामने देखा था उसकी आंखें बड़ी हो गई। रॉय व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके पास अरुण खड़ा था। विहान के पास दादी माँ और दादाजी खड़े थे और विहान केक के साथ खड़ा था। रॉय और अरुण के पास सिया और श्याम जी खड़ी थी। सागर ने विहान को देखा जो छोटा सा केक अपने हाथों में पकड़कर खड़ा था। जन्मदिन का केक, जन्मदिन का केक, जन्मदिन का केक। विहान ने मुस्कुराकर कहा, डेडा कैसा लगा आपको सरप्राइज? सागर ने विहान को देखा और अपने घुटनों के बाल बैठा कर कहा, बच्चा बहुत अच्छा लगा, आपने तो डरा दिया डेडा को। सागर ने अपने दादाजी को एक बार देखा और फिर अपनी दादी माँ को देखकर मुस्कुरा दिया। दादी माँ ने भी सागर को विश किया। उसके बाद दादाजी ने। सागर ने दादी माँ को शुक्रिया कहा। बहुत जल्दी आप सभी को सागर और पीहू के बारे में पता चल जाएगा। आखिर सागर को क्यों सिया को देखकर कुछ फील क्यों नहीं होता? सागर ने विहान को देखा जो छोटा सा केक अपने हाथों में पकड़कर खड़ा था। विहान ने मुस्कुराकर कहा, डेडा कैसा लगा आपको सरप्राइज? सागर ने विहान को देखा और अपने घुटनों के बाल बैठा कर कहा, बच्चा बहुत अच्छा लगा। सागर ने अपने दादाजी को एक बार देखा और फिर अपनी दादी माँ को देखकर मुस्कुरा दिया। दादी माँ ने भी सागर को विश किया। उसके बाद दादाजी ने। सागर ने दादी माँ को थैंक यू कहा और दादाजी को इग्नोर किया। रॉय और अरुण ने भी विश किया। सागर ने दोनों को भी थैंक्स कहा। फिर सिया और श्याम जी ने भी सागर को विश किया। सागर ने दोनों को मुस्कुराकर थैंक्स कहा। पीछे से राधे ने भी कहा, बॉस जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सागर ने राधे को भी शुक्रिया कहा। विहान ने टेबल पर केक रखकर सागर को गले से लगा लिया और कहा, चलो डेडा केक काटे। सागर ने हाँ में सर हिलाकर विहान के गालों को चूम कर कहा, चलो, और नाइफ उठाकर केक कट किया। सभी ने साथ में विश किया और तालियां बजने लगे। सागर ने विहान का हाथ पकड़ा और फिर दोनों ने साथ में केक कट किया। सागर ने विहान को खिलाया तो विहान ने सागर को। सागर ने फिर दादी माँ को भी खिलाया और दादाजी के हाथ में केक का पीस रख दिया। विहान ने दादाजी के हाथों में से केक लेकर उनके मुंह में डाल दिया। दादाजी भी मुस्कुराने लगे। विहान ने फिर सभी को केक खिला दिया। सभी को केक का टेस्ट अच्छा लगा तो दादी माँ ने कहा, विहान बच्चा केक तो यम्मी है। विहान ने कहा, ये मैंने और दोस्त ने बनाया है। दादी माँ ने सिया को और देखा और कहा, अच्छा। फिर सभी विहान के रूम से बाहर आ गए। दादाजी और दादी माँ हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए और अरुण ने रॉय की नीचे आने में हेल्प की और फिर रॉय को रूम छोड़ दिया। राधे और अरुण वहीं पास ही में खड़े होकर बात कर रहे थे। अरुण ने राधे से पूछा, क्या हुआ वहाँ? राधे तो बस इसी बात का वेट कर रहा था। उसने जाने से लाकर आने तक की सारी घटना विस्तार से सुना दी। अरे हाँ साहेब की कोठी पर जो हुआ वही।
अरुण ने कहा, बॉस कलमा है। पीछे से सागर ने कहा, तुम दोनों का भारत मिलाप हो गया हो तो जाओ और काम कर लो थोड़ा। अरुण ने कहा, बॉस इस वक्त। सागर ने कहा, क्यों, तुम क्या बातें सुनकर कि पेट भरते हो? अरुण ने कहा, नहीं बॉस। तो क्या? अरुण और राधे दोनों किचन की ओर चले गए। सागर दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। विहान जो सागर की गोद में था, उसने कहा, डेडा। सागर ने कहा, हाँ बच्चा। डेडा, ये आपका ऑफिस नहीं है। सागर ने कहा, ओके बच्चा। और दोनों मुस्कुराने लगे। दादाजी और दादी माँ दोनों को आपस बातें करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। सागर सबके साथ नीचे नहीं आया था। वो विहान के लेकर अपने रूम में चला गया था और फ्रेश होकर नीचे आया था। तभी उसने अरुण और राधे को एक कोने में खड़े बात करते देखा और सागर विहान के साथ उनके पीछे चला गया। सागर और विहान वही सोफे से थोड़ी दूरी पर ही आपस में बात कर रहे थे। सिया और श्याम जी ने नौकरी से कहा कर सभी के लिए खाना बना लिया था। राधे और अरुण को किचन में देखकर सिया ने कहा, अरुण सर आपको कुछ चाहिए? अरुण ने ना में सर हिला दिया, फिर हाँ में सर हिलाया। राधे ने हंसते हुए कहा, सिया बॉस खाना मांडवा रहे हैं, हम वही देखने आए थे। सिया ने 2 ट्रे उनके आगे कर दी, आप ये गार्डन में ले जाए, बाकी सामना हम ला रहे हैं। अरुण और राधे ने एक एक ट्रे उठा ली और बाहर गार्डन की ओर चल दिया। विहान ने दादी माँ से कहा, दादी माँ हमें भी गार्डन में चलना है। और सागर को विहान गार्डन में लेकर चला गया। यहाँ अलग अलग टेबल लगी थी और सभी को अच्छे से सजाया था। नौकरों ने आकर सभी टेबल्स पर खाने की प्लेट्स रख दी। राधे ने रॉय को पहले ही खाना और दवाई लेने का बोल दिया था, इसलिए रॉय अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। दादाजी और दादी माँ एक टेबल पर बैठ गए, सिया और श्याम जी दूसरी पर, अरुण और राधे तीसरी पर। सागर और विहान अभी खड़े थे। विहान ने कहा, डेडा हम दादी माँ के साथ बैठकर खाएंगे। सागर ने एक बार दादाजी को देखा और फिर विहान के साथ उनके साथ जाकर बैठा गया। सभी ने आराम से अपना खाना खत्म किया। सागर ने दादाजी से कोई बात नहीं करी, बस दादी माँ से बात करता रहा। विहान ने दादाजी से बात करते हुए खाना खा रहा था। थोड़ी ही देर में सभी ने खान खा लिया और फिर सागर ने अरुण को वहीं रुकने को बोल दिया, रात काफी हो गई है, अभी कहाँ जाओगे, तुम यहीं रुक जाओ। अरुण ने कहा, बॉस में चाल जाएगा। कोई बात नहीं। सागर ने कहा, नहीं। अरुण चुप हो गया। सागर ने सर्वेंट्स को दादी माँ और अरुण के लिए कमरे रेडी करवा दिए और फिर विहान के साथ अपने रूम में चला गया। सभी फिर अपने अपने रूम में चले गए। काफी रात हो गई थी। सागर ने विहान को बेड पर सुला दिया और बालकनी में आकर शौर्य और अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। सागर जब नदी में बहकर किनारे लगा था, तब उसको हॉस्पिटल शौर्य ही लेकर गया था। होश में आने के बाद सबसे पहले सागर ने अपने पास बैठे एक लड़के को देखा, जो नॉर्मल से कपड़े पहने उसके बेड के पास बैठकर सो रहा था। सागर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर पानी का ग्लास उठाना चाहा, तो सागर को हाथ में बहुत दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। तभी उस लड़के की आंख खुल गई और लड़के ने सागर से कहा, ओह तो तुम उठा गए। सागर ने हाँ में सर हिला दिया। लड़के ने पानी का ग्लास बढ़ते हुए कहा, मेरा नाम शौर्य है, तुम मुझे बेहोशी की हालत में नदी किनारे मिले, तुम 4 दिन से बेहोश हो। सागर ने कहा, पीहू कहाँ है? शौर्य ने कहा, पीहू कौन? सागर ने कहा, वो मेरे साथ ही नदी में गिरी थी, क्या वो नहीं मिली तुमको मेरे साथ? शौर्य ने कहा, नहीं तुम अकेले ही थे, तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। यही सब सोचते हुए सागर वही झूले पर बैठा गया। तब से अब शौर्य उसके साथ है। शौर्य का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए सागर के दादाजी जब सागर के पास हॉस्पिटल पहुंचे तो वो शौर्य को भी साथ ले आए। अगली सुबह सागर रेडी होकर शौर्य को लेने एयरपोर्ट चल गए, साथ में विहान को भी ले गए। विहान के जब पता चल कि शौर्य आ रहे हैं तो विहान ने भी साथ चलने की जिद की। सागर और विहान दोनों ने सेम कपड़े पहने थे। विहान ने सागर को गिफ्ट में यही ड्रेस दी थी। दोनों ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में स्मार्ट लग रहे थे और ऊपर से विहान ने सागर की आंखों पर गॉगल लगा दिए और खुद भी लगा लिए। और विहान सागर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे। आते जाते लोगों की नज़र दोनों पर टिक जाती। कुछ लड़कियां तो सागर को देखकर पागल ही हो रही थी। सागर इतना स्मार्ट जो लग रहा था, लेकिन विहान उन लड़कियों को घूर कर देख रहा था। उसने अपना गॉगल निकल लिया और सागर से कहा, डेडा मुझे गुस्सा आ रहा है। सागर ने विहान के बाल बिगड़ कर कहा, ओह मेरा बच्चा, गुस्सा नहीं करते।
विहान ने कहा डेडा ये लोग आपको घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। सागर ने आसपास देखा तो लड़कियां इसको ही देख रही थी। सागर में पीछे आ रहे बॉडीगार्ड को इशारा किया और आगे निकला गया। गार्ड ने अब दोनों को कवर कर लिया। विहान ने कहा अब ठीक है डेडा। सागर मुस्कुराने लगा और मन में बोला उसका ये बेटा इसके लिए पॉजिटिव भी हो जाता है। तभी शौर्य की आवाज आई, हे क्यूटी पाए। विहान ने गार्ड को सामने से हटने को कहा तो शौर्य को देखकर विहान ने सागर का हाथ छोड़ा और दौड़ते हुई शौर्य के पास चला गया। शौर्य में नीचे झुककर विहान को उठा लिया और गोल घुमा दिया। विहान हंसते हुई बोला आपको अब टाइम मिला विहान मिलने का। बेस्टी, हे क्यूटी पाए। विहान ने गार्ड को सामने से हटने को कहा तो शौर्य को देखकर विहान ने सागर का हाथ छोड़ा और दौड़ते हुई शौर्य के पास चला गया। शौर्य में नीचे झुककर विहान को उठा लिया और गोल घुमा दिया। विहान हंसते हुई बोला आपको अब टाइम मिला विहान मिलने का। बेस्टी, शौर्य ने कहा सॉरी मेरा बच्चा काम में बिजी था, लेकिन अब आए हूं ना तो आपको सारी शिकायत खत्म करके ही जाऊंगा। विहान ने कहा मुझे बात ही नहीं करनी आपसे और 2 कदम पीछे हो गए। शौर्य ने सागर को देखा और पूछा क्या हुआ इसे। सागर ने आगे आकर विहान के बालों को सहलाते हुए शौर्य से कहा तूने आते ही जाने की बात की। तब शौर्य को समझ आया। उसने अपने दोनों कान पकड़ाकर माफी मंगाते हुए कहा सॉरी बच्चा मैं इस बार कहीं नहीं जाने वाला जब तक आप परमिशन न दे। पक्का? विहान ने कहा पक्का, प्रॉमिस। शौर्य ने कहा पक्का वाला प्रॉमिस। विहान खुश हो गया और शौर्य के पास आ गया और उसके गालों पर एक प्यारी सी किस कर दी। शौर्य ने भी विहान को गले से लगाकर इसके बालों को चूम लिया। सागर ने कहा मैं भी हूँ भाई यहाँ। फिर सागर भी घुटनों के बाल बैठकर दोनों से गले मिल लिया। आसपास के लोग उन तीनों को देख रहे थे। शौर्य ने सागर को जन्मदिन की बधाई दी। फिर दोनों खड़े हो गए और विहान का हाथ दोनों ने पकड़ लिया। विहान दोनों के बीच में चलने लगा। एक गार्ड ने शौर्य के बैग को पकड़ लिया और कार में ले जाकर रख दिया। राधे जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसने उतरकर सभी के लिए डोर ओपन किया। सागर और शौर्य दोनों बैक सीट पर बैठ गए और विहान दोनों के बीच। विहान ने पूछा तो आप क्या लाए बेस्टी? मेरे लिए। शौर्य ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा गिफ्ट पैक निकला और विहान को दे दिया। विहान गिफ्ट को देखकर खुश हो गया और शौर्य की गालों पर एक किस कर दी और बोला यू आर ए बेस्ट माय हैंडसम हंक। शौर्य ने कहा बच्चा आप अब बटरिंगा करने में अच्छे होते जा रहे हैं। विहान मुस्कुराने लगा। सागर ने दोनों को बात सुनकर कहा तुम दोनों का हो गया। शौर्य ने कहा नहीं और विहान को अपनी गोद में बैठाकर हंसने लगा। शौर्य ने एक और बॉक्स सागर की ओर बढ़ा दिया। सागर ने गिफ्ट पकड़कर शौर्य को थैंक्स कहा। शौर्य ने कहा खोलो तो इसको। विहान भी अपना गिफ्ट खोलने लगा। सागर ने भी खोल लिया। दोनों गिफ्ट सेम थे, बस साइज में अंतर था। विहान ने अपने गिफ्ट को देखकर कहा वाह ये तो विहान को बहुत पसंद आया। शौर्य ने दोनों के एक चेन के साथ लॉकेट दिया था जो गोल्ड और प्लेटिनम से बना था। लॉकेट में विहान और सागर की छोटी सी फोटो थी जिसमें सागर ने विहान को अपने कंधों पर बिठा रखा था। विहान ने कहा डेडा आप मुझे ये अभी पहना दोगे? सागर ने हाँ में सर हिला दिया तो विहान सागर की गोद में चला गया। विहान को चेन पहनने के बाद सागर ने भी पहन ली। शौर्य ने कहा एक सेल्फी बनती है और उसने अपना फोन निकलकर जल्दी से तीनों को एक पिक्चर क्लिक कर ली। थोड़ी ही देर में सभी विला आ गए। दादाजी और दादी माँ हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। विहान जल्दी से कार से नीचे उतरकर अंदर चला गया और शौर्य और सागर दोनों उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। विहान दादी माँ की गोद में बैठकर अपना लॉकेट दिखा रहा था। दादी माँ ने कहा ये तो बहुत सुंदर है बच्चा। विहान ने कहा हाँ दादी माँ ये विहान को बहुत पसंद आया। दादी माँ ने हाँ में सर हिला दिया। दादाजी की नज़र सागर की नज़र से मिली तो सागर ने अपना मुंह फेर लिया। दादाजी को बहुत बुरा लगा लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तभी सागर के पीछे से शौर्य ने कहा दादू। शौर्य को देखकर दादाजी खुश हो गए। शौर्य ने सागर को साइड किया और दादाजी के पैरों के पास आकर बैठ गया। दादाजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा कैसे हो बच्चा, बहुत दिनों बाद आए तुम। शौर्य ने दादू की गोद में सर रहते हुए कहा हाँ दादू ये है ना आपका पोता, इसके काम ही खत्म नहीं होते। सागर में घूर कर शौर्य को देखा और कहा मेरे काम। शौर्य ने भी शिकायती बच्ची की तरह कहा हाँ तेरे काम। सागर ने कहा अच्छा मेरे काम। शौर्य ने एक बार और वही बात की हाँ तेरे काम।
दादाजी दोनों की बहस देख मुस्कुराने लगे। सागर ने गुस्से से कहा, शौर्य से कहा, तू हर बार अपनी सारी हरकतों का ठीकरा मेरे माथे ही मत देता है। शौर्य ने भी कहा, ओए मैं तेरे माथे क्यों ना मदूं, तेरी वजह से मैं इंडिया नहीं आ पता, इतने सारी काम की लिस्ट जो तू मुझे देता है। शौर्य ने सागर पर चढ़ते हुए कहा। सागर ने कहा, तू एक नंबर का झूठा है। शौर्य ने कहा, देखा दादू, ये आपके सामने भी मुझे डांटता है, तो अकेले में तो मुझ बच्चे की जान ही निकल देता है। सागर ने भी फ्लो में बोल दिया, दादू ये तो है ही झूठा, आप इसकी बात पर यही मत करना। दादाजी ने जब सागर के मुंह से अपने लिए दादू सुना तो उनकी आंखें चमक के साथ नम हो गई और दादाजी ने कहा, शौर्य, मुझे मेरे सागर पर पूरा भरोसा है। सागर ने जब सुना तो उसको समझ आया ही उसने क्या बोल दिया। वो शौर्य को घूरता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। शौर्य बस मुस्कुरा रहा था। दादी जी ने प्यार से शौर्य के माथे को चूम लिया और कहा, थैंक यू बच्चा। शौर्य ने दादाजी से कहा, क्या दादू, बच्चा भी और थैंक यू भी? ये सही नहीं है, बच्चों को कौन थैंक यू कहता है। दादी माँ ने भी शौर्य के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बच्चा अब तू आ गया है तो घर में रौनक आ गई है। शौर्य ने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। विहान ने कहा, शौर्य चाचू, ये रौनक कौन है? विहान की बात पर सभी हंसने लगे। सागर अपने रूम में आकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उनको देख रहा था। अपनी माँ से बोला, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, आप दोनों को उनकी वजह से कितनी तकलीफ हुई थी, मैं माफ नहीं कर सकता। इतना बोलकर सागर चुप हो गए। शौर्य नीचे सभी से बातें कर रहा था। तभी सिया नीचे आए। विहान सिया को भी अपना लॉकेट दिखाने लगा। शौर्य ने दादी से पूछा, ये कौन है? पहली बार देख रहा हूँ इसको। दादी माँ ने कहा, ये अरुण की तरह सेक्रेटरी है सागर की। शौर्य ने कहा, ओके। तभी सागर नीचे आते हुए विहान से बोला, विहान जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। विहान ने कहा, ओके डेडा, मैं अभी आता हूँ। विहान ने सिया का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ लेकर चला गया। विहान ने कहा, दोस्त तुमने कहा ना तुम्हारे पास भी लॉकेट है। विहान के लॉकेट को देख सिया को अपने लॉकेट की याद आ गई, तो उसने विहान के लॉकेट को देखते हुए ही फ्लो में बोल दिया। विहान इसको ऊपर लेकर गया और कहा, मुझे भी देखना है। सिया ने कहा, बाद में देख लेना, अभी लेट हो रहा है स्कूल के लिए। विहान ने कहा, नहीं अभी देखन है। सिया ने कहा, विहान। विहान ने भी कहा, दोस्त अभी। सिया ने कहा, ओके आप रेडी होकर आओ, मैं तब तक लॉकेट लेकर आती हूँ। विहान ने कहा, ओके, और विहान अपने रूम में चल गए और सिया अपने आगे जाने के लॉकेट का राज ड्रोज ओपन करके देखने लगी। कहा है, हाँ ये रहा। एक बॉक्स में सिया ने लॉकेट को रखा था। सिया ने बॉक्स खोलकर लॉकेट हाथ में उठा लिया। लॉकेट देख सिया अपने ख्यालों में खो गई। उसने कहा, मैं उसको ढूंढ नहीं पाई, पता नहीं कहाँ होगा वो। सिया की आंखों में अजीब सा दर्द था इस वक्त। उसको याद आया, प्रियल ने बेहोश होने से पहले लॉकेट सिया के हाथ में दिया था और कहा था, उसको बचाओ। सिया ने पीहू की बात का मतलब गलत तरीके से लिया था। पीहू ने सागर को बचाने को कहा और सिया को लगा पीहू को इस लॉकेट वाले से बचाना है। पता नहीं कौन है वो जिसने पीहू के साथ ये सब किया, मैं उसको किसी भी तरह ढूंढ लूंगी। इतना सोचते हुए वो पीहू को याद करने लगी और उसकी मुट्ठी में लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। विहान सिया के रूम में आ गया और बोला, दोस्त मुझे आपको लॉकेट दिखाओ ना। सिया ने विहान को अपने हाथों में पकड़ा, लॉकेट दिखा दिया। विहान ने लॉकेट देखकर कहा, ये कितना सुंदर है। सिया ने कहा, हाँ। तभी विहान को सागर को आवाज आई, विहान बच्चा। विहान ने कहा, डेडा बुला रहे हैं। इतनी देर में सागर विहान को देखने सिया के रूम के बाहर आ गया। विहान ने कहा, डेडा। सागर ने कहा, चलो बच्चा लेट हो रहा है। तभी विहान दौड़कर सागर के पास आते हुए बोला, देखो डेडा, दोस्त के पास कितना सुंदर लॉकेट है। सिया विहान को रोकना चाहती थी लेकिन विहान तब तक सागर के पास चला गया था। सागर ने नीचे बैठकर विहान की मुट्ठी में देखो जो बंद थी। सागर ने कहा, बच्चा ऐसे किसी की चीज नहीं लेते, वापस करो। विहान ने, हाँ डेडा, पर एक बार आप देखो तो, मुझे भी ऐसा ही लॉकेट चाहिए। इतना बोल विहान ने सागर की आंखों के सामने अपना हाथ कर दिया। सागर बोल ही रहा था विहान, लेकिन उसके शब्द मुंह में ही रह गए और सागर एकदम से जम गया। उसने कपते हाथों से लॉकेट को छुआ। अभी भी सागर को सब अपना लग रहा था। सागर ने विहान के हाथ से लॉकेट ले लिया और उसको देखने लगा। सागर ने पलट पलट कर लॉकेट को देखा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो
कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। वही सिया लॉकेट लेने के लिए विहान के पास आ गई थी। सागर को जब यकीन हो गया तो उसने सिया को देखा और जल्दी से खड़ा होकर सिया से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सिया सागर के सवाल पर शॉक हो गई। सिया ने कहा, क्या आप इस लॉकेट की पहचानते हैं? सागर ने इस बार गुस्से से कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। सिया सागर के गुस्से को देख घबरा गई। सागर ने फिर पूछा, सिया ये तुम्हारे पास कैसे आया? सागर की जुबान लड़खड़ा रही थी ये बोलते हुई और उसकी आंखों में नमी आ गई। सिया ने जब सागर की ऐसी हालत देखी तो उसने कहा, ये मेरी दोस्त की निशानी है। सागर ने चौंकते हुए कहा, दोस्त की निशानी मतलब? सागर ने सिया के कंधों को हिलाते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। सागर की आवाज अब ऊंची हो गई जो हॉल तक जा रही थी। शौर्य ने कहा, ये सागर क्यों चिल्ला रहा है? मैं देखता हूँ। इतना बोलकर शौर्य ऊपर चला आया। शौर्य ने देखा सागर सिया को हिलाकर पूछ रहा था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सिया तो सागर के चिल्लाने से डर कर कांप रही थी और विहान अपने डेडा को इस तरह देखकर शॉक था। शौर्य ने जल्दी से आकर सागर को सिया से अलग किया और सागर को पकड़कर पूछा, क्या हुआ है सागर, तू इतना क्यों? सागर ने शौर्य को लॉकेट देखते हुए कहा, इसके लिए। शौर्य ने जब सागर के हाथों में लॉकेट को देखा तो शौर्य भी शॉक हो गए। ये तो वही। शौर्य भी लड़खड़ाती हुई जबान में बोला। सागर ने हाँ में सर हिला दिया और शौर्य के गले लगकर रोने लग। भाई, शौर्य ने उसको संभालते हुए कहा, तू बैठ यहाँ, आराम से, हम सब पता करते हैं, तू पहले शांत हो, विहान तुझे देखकर डर रहा है। सागर को नीचे विहान का वेट कर रहा था लेकिन विहान नीचे नहीं आया तो सागर विहान को लेने ऊपर आ गए। तभी विहान की आवाज सिया के रूम से आए और सागर विहान को लेना आ गया। शौर्य की बात सुनने के बाद सागर बैठ गए लेकिन अभी भी वो सिया को देख रहा था। शौर्य ने कहा, विहान बच्चा, चलो, आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो ना? आपके डेडा को सिया से कुछ जरूरी काम है। विहान ने बस सर हिला दिया और शौर्य के साथ चला गया। उसने सागर को एक बार देख जो उसको ही देख रहा था। सागर की आंखों में आंसू देख विहान जल्दी से सागर के गले लग गया और रोने लगा। डेडा, आप क्यों रो रहे हैं? सागर ने विहान को शांत करते हुए कहा, बच्चा, डेडा ठीक है, डेडा आपको आराम से सब समझा देंगे, अब आप चुप हो जाओ। विहान ने सिसकते हुए सागर को देख और कहा, डेडा, दोस्त ने कुछ गलती करी है क्या? आप दोस्त को माफ कर देना। सिया विहान की बातें सुन रही थी, उसकी भी आंखें नम हो गई थी। सिया चुपचाप दीवार से लगकर खड़ी थी। उसको सागर का बिहेवियर समझ नहीं आया। क्यों? लॉकेट देखकर सागर सर ऐसे बिहेव करने लगे। शौर्य ने विहान को समझते हुए कहा, चलो बच्चा। विहान तो सागर के गले लगकर बैठा था। सागर ने कहा, जाओ बच्चा, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। विहान ने कहा, ओके। शौर्य ने बैग उठा लिया और विहान को गोद में लेकर बाहर निकल गया। निकले वक्त रुककर सिया को देखकर कहा शौर्य ने, जो भी जानती हो सब सच बता देना, और बाहर चल गए। अब रूम में सागर और सिया थे। सागर लॉकेट को देख रहा था और सिया सागर को, दोनों ही चुप थे। नीचे शौर्य ने राधे के साथ विहान को स्कूल भेज दिया। दादाजी और दादी माँ ने शौर्य को देखकर पूछा, क्या हुआ है? शौर्य ने कहा, आप दोनों आराम करो, कोई बात नहीं है। सागर को बस किसी बात पर गुस्सा आ गया था। दादी माँ ने कहा, ठीक है, हम लोग भी आप चलते हैं। शौर्य ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा। दादू ने शौर्य को कहा, तू सागर का ख्याल रखना। शौर्य ने कहा, जी दादू। फिर दादू और दादी माँ भी चले गए। शौर्य ने ड्राइवर और गार्ड्स के साथ उनको घर भेज दिया। शौर्य ऊपर रूम में आया तो देखा रूम में शांति है, दोनों खामोश थे। शौर्य सागर के बारे में सब जानता था। वो पीहू और लॉकेट दोनों के बारे में जानता था। लॉकेट पहले सागर की माँ के गले में एक फोटो में शौर्य ने देखा था और इसलिए शौर्य ने पहचान लिया था। शौर्य ने रूम में आकर सिया को एक ग्लास पानी दिया और एक चेयर पर बैठा दिया और कहा, आराम से बैठो और बताओ। सिया ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस लॉकेट के बारे में क्या जानते हैं और यह किसका है? मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने प्रियल के साथ वो सब किया। सागर ने कहा, ये मेरा है। सिया शॉक हो गई और घबराते हुई बोली, तो क्या आपने प्रियल को मरने की कोशिश की थी? सागर ने जब सुना तो सिया को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है और क्या तुम प्रियल को जानती हो?
सागर ने जब बाद में सब पता करवाया था तब उसे पीहू का पूरा नाम पता चल गया था। प्रियल। सिया ने कहा, क्या? हाँ मैं जानती हूँ। सागर ने कहा, हाँ अब तुम मुझे बताओ ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? सागर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सिया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। सागर ने पूछा, कहाँ है मेरी पीहू? वो कैसी है? क्या मैं उसको याद नहीं? अब क्यों नहीं आए वो मेरे पास? इतने सारे सवाल सुन सिया चुप हो गई। शौर्य सागर के पास बेड पर बैठते हुए बोला, भाई आराम से, वो घबरा रही है। सागर चुप हो गए और शौर्य को देखकर बोला, तू बोल ना यार, इसको मुझे मेरी पीहू के बारे में बता दे। शौर्य सागर के पास बेड पर बैठते हुए बोला, भाई आराम से, वो घबरा रही है। सागर चुप हो गए और शौर्य को देखकर बोला, तू बोल ना यार, इसको मुझे मेरी पीहू के बारे में बता दे। सागर ने शौर्य के गले लगते हुए कहा, भाई मैं क्या करूं? मैं पीहू को इतने वक्त से खोज रहा हूं और जब आज मुझे उससे जुड़ी बात पता चली ही तो मैं किसे शांत रह सकता हूं। शौर्य ने सागर की पीठ सहलाते हुए कहा, यार तू संभाल खुद को, मैं पूछ रही हूं ना सिया से, तू शांत रहे बस। फिर शौर्य ने कहा, तुम बोलो सिया। सिया ने सर हाँ में हिला दिया। सिया ने बताना शुरू किया, प्रियल और मैं दोस्त है। प्रियल के पापा डॉक्टर थे और उनके हॉस्पिटल में ही मेरी मुलाकात प्रियल से हुई थी। मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मारा करते हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ को सीरियस इंजरीज हुई थी और प्रियल के पापा ने मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं प्रियल के पापा की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। उन्होंने बिना पैसे के भी मेरी माँ का इलाज किया और मेरी का की जान बचाई। डॉक्टर अंकल ने माँ को पुलिस कंप्लेन करने हो भी कहा था, ताकि बार बार उनको ये सब न सहना पड़े, लेकिन माँ नहीं मानी। इलाज ले बाद हम घर आ गए। मेरा घर मनाली में ही पहाड़ी इलाके के पास था। घर आते ही पापा को पता चल कि माँ डॉक्टर के पास गई थी। फिर क्या था पापा का फिर माँ पर फूट पड़ा और उन्होंने माँ को कमरे में बंद कर दिया और मुझे भी मारा। माँ को कमरे में धकेलते वक्त माँ का सर दीवार से लगा और माँ वही दीवार से लगकर बैठ गई। कुछ घंटों बाद जब मैं माँ को देखने गई तब मैंने पूरे कमरे में खून देखा। पापा तो नशे में धुत सो रहे थे। मैंने माँ को हिलाया। माँ ने अपनी आंखें बड़ी ही मुश्किल से खोली और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा अब तुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने मुझे एक कागज थाम दिया। मैंने माँ को डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन माँ ने अपनी कसम देकर मुझे घर से जाने को बोल दिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ नहीं मानी। फिर भी मैं माँ को अपने साथ सहारा देकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन माँ की हालत नाजुक थी। वो शायद जानती थी कि अब वक्त नहीं है उनके पास, इसलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया और कहा कि वो कहीं नहीं जा सकती, मुझे अकेले जाकर मदद लेनी होगी बोलकर मुझे जाने को कहा। मैं मान गई। माँ ने कुछ पैसे और कुछ और सामान बैग में रखने को कहा और एक छोटा फ़ोन जो माँ के पास था मुझे देते हुए मुझे वहाँ से दूर भेज दिया। मेरे पापा पीने के कारण कर्ज में डूब गए थे और कई लोग उनसे पैसों के बदले मुझे ले जाने की बात करते थे। माँ ये बात जानती थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। बाहर आते ही मैंने देखा कुछ गुंडे जो अक्सर पापा को धमकाते थे पैसे के लिए, वो घर की ओर आ रहे थे। उन लोगों की नज़र मुझे पर पड़ गई और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं जंगल की ओर भागा गई। भागते भागते मैं जंगल में काफ़ी दूर आ गई। मैंने देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं थककर एक बड़े से पत्थर से लगकर बैठ गई। दौड़ने के कारण गला सूख गए तो आसपास पानी तलाशने लगी। थोड़ा आगे जाकर एक नदी नजर आई। मैं किनारे पर बैठकर पानी पीने लगी। तभी अचानक मेरे कानों में किसी के दर्द से करहाने की आवाज़ आई, तो मैंने आसपास देखा और आवाज़ की दिशा में जाने लगी तो देखा कोई झाड़ियों में फंसा है जो पानी में थी। मैंने आगे जाकर बड़ी ही मुश्किल से निकाला उसको। कपड़ों पर कीचड़ लगा था, लेकिन कपड़ों से पता चल रहा था एक लड़की है। मैंने लड़की को देखा जो बुरी तरह से जख्मी लग रही थी। पलक पर मैंने उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांसें चल रही थी। मैंने चेहरे से कीचड़ साफ किया तो देखा ये प्रियल थी। मैं उसको देखकर चौंक गई। प्रियल, वो भी आदमरी हालत में। मेरे मन में कई सवाल थे कि प्रियल नदी में क्या कर रही थी और क्या हुआ उसके साथ। प्रियल ने हल्के से होश में आते हुए अपने गले के लॉकेट को खींचकर मेरे हाथों में देते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, बचाओ। और पीहू बेहोश हो गई। लेकिन सबसे पहले मुझे उसकी जान बचानी थी, इसलिए प्रियल को सहारा देकर एक साफ जगह पर लाए।
और अपने साथ लाए सामान में से एक कपड़े से प्रियल का सर बंधा जिसे खून बहा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी माँ के दिए पते के साथ एक नंबर लिखा था। मैंने इस नंबर पर फ़ोन किया तो किसी महिला ने फ़ोन उठाया। मैंने बिना देरी किए उनसे मदद मांगी। कुछ देर बाद ही उन्होंने मदद भेज दी। 2 आदमी मेरे बताई जगह पर आ गए और उन्होंने प्रियल और मुझे दोनों को अपने साथ चलने को कहा। प्रियल की जान बचाने से ज़्यादा उस वक्त मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। उन लोगों ने गाड़ी में ही प्रियल का इलाज शुरू कर दिया और एक दिन और एक रात के बाद हम गाड़ी से बाहर निकले तो देखा ये एक बड़ा सा आश्रम। प्रियल को तुरंत ही इलाज के लिए ले जाया गया और मुझे एक औरत जिसने भगवा रंग के कपड़े पहने थे एक दूसरे रूम में ले गई। मैंने प्रियल के साथ रहने की जिद की तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दोस्त को इलाज की जरूरत ही वरन वो मर सकती है। मैं उसके इलाज में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में ही रही। वही भगवा रंग के कपड़े पहने एक औरत आती, मुझे 3 वक्त का खाना कपड़े देकर चली जाती। कुछ दिनों तक यही चला रहा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आखिर वो लोग हैं कौन और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने खाना बंद कर दिया। 2 दिन तक कुछ न खाने के बाद भगवा कपड़े पहने एक औरत मेरे पास आई, जिनको सभी आदर के साथ सर झुकाकर सम्मान दे रहे थे। मेरे कमरे में आकर उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरे पास बैठ गई। वो करीब 60-65 की उम्र की लग रही थी। सभी उनको माई बोल रहे थे। माई ने मुझसे कहा, बेटा मेरा नाम अरुणिमा है, मुझे सभी माई कहते हैं, तुम भी मुझे माई कह सकती हो। मैंने कहा, मेरी दोस्त कैसी है? ये लोग मुझे उसके पास क्यों नहीं जाने देते? माई ने कहा, तुम खाना खा लो फिर हम उसके पास चलेंगे। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और खड़ी हो गई। 2 दिनों से खाना न खाने के कारण थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन मैंने फिर भी जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अरुणिमा माई मेरे आगे आगे चल रही थी। मैंने आसपास देखा तो मेरे कमरे की तरह वहाँ बहुत से कमरे बने थे। उसमें मेरी ही उम्र के कुछ बच्चे तो कुछ औरतें, कुछ वृद्ध महिलाएं थी। मैं चलती गई। एक लंबे से गलियारे के बाद कुछ और कमरे देखे मैंने, जहाँ कुछ लोग का इलाज चल रहा था। अरुणिमा माई मुझे उन्हीं में से एक कमरे में ले गई, जहाँ प्रियल का इलाज चल रहा था। सागर चुपचाप बैठकर सिया की सारी बात सुन रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर शौर्य उसके पास नहीं होता तो पता नहीं सागर खुद को कैसे संभालता। शौर्य ने कहा, फिर आगे? सिया ने कहा, कमरे में प्रियल का आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज हो रहा था। एक महिला तेल से प्रियल की मालिश कर रही थी। प्रियल उस दिन से ठीक लग रही थी, उसके काफी घाव भर गए थे। मैंने प्रियल को आवाज लगाई, प्रियल, लेकिन प्रियल का कोई उत्तर नहीं आया। मैंने अरुणिमा माई की ओर देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दोस्त के सर पर बहुत गहरी चोट आई है, इसलिए अभी तक उसको होश नहीं आया, लेकिन कुछ पल के लिए होश आया था और वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन सा के आगे कुछ भी नहीं बोला और बेहोश हो गई। सिया ने कहा, अरुणिमा माई तो इसको कब होश आएगा? उन्होंने कहा, पता नहीं बच्ची, कब उठेगी। उन्होंने मुझे प्रियल का सामान दिया जिसमें ये लॉकेट था। सागर के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। शौर्य ने कहा, तो ये लॉकेट? सिया ने कहा, ये प्रियल की निशानी है मेरे पास। सागर ने कहा, तो मेरी पीहू कहाँ है अभी? सिया ने कहा, काठमांडू। तो क्या अब तक पीहू को होश नहीं आया? सिया ने कहा, नहीं, जब तक मैं आश्रम में थी तब तक तो नहीं आया था। सागर ने कहा, शौर्य मुझे पीहू के पास अभी जाना है। सिया ने कहा, बॉस लेकिन आप पीहू को किसे जानते हैं और ये लॉकेट? सागर ने कहा, ये मेरा है, मैंने ही इसे पीहू को दिया था। तो पीहू नदी में कैसे? सिया चुप हो गई। शौर्य ने कहा, ये तुम बाद में जन लेना, पहले मुझे आश्रम का पता बताओ। शौर्य ने फोन निकाला और जल्दी से फ्लाइट बुकिंग करवा ली। शौर्य जानता था कि अब सागर इंतजार नहीं कर सकता। शौर्य ने कहा, चलो सागर, हम पीहू के पास चल रहे हैं अभी। सिया ने कहा, अभी? हाँ। सब इतनी जल्दी हो गया था कि सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग अभी भी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। शौर्य ने कहा, अरुण को कॉल कर इन्फॉर्म करो कि हम लोग काठमांडू जा रहे हैं और वो ऑफिस में सब संभाल ले। सिया ने कहा, ठीक है। तभी वो रुकी और बोली, शौर्य सर, वो मेरे पास अरुण सर का नंबर नहीं है।
शौर्य ने घूरकर सिया को देखा और बोला, पागल लड़की, तुम इतने दिन से काम कर रही हो अरुण के साथ, अभी तक नंबर नहीं लिया। शौर्य ने झल्लाते हुए कहा। सिया ने सर झुकाकर कहा, वो कभी जरूरत नहीं पड़ी, और नहीं मेरे पास इस वक्त फोन है। शौर्य ने कहा, ये लो। उसने अपना फोन सिया के हाथ में थमा दिया। सिया ने फोन लेकर ओपन किया तो उस पर लॉक था। शौर्य सागर को अपने साथ नीचे लेकर जा रहा था, तभी सिया पीछे आते हुई बोली, शौर्य सर। शौर्य ने कहा, हाँ। तो सिया ने कहा, वो आपके फोन में लॉक है। शौर्य ने गुस्से से उसको देखा और कहा, विहान। सिया ने असमंजस में देखने लगी। शौर्य ने नीचे जाकर श्याम दीदी से सागर का सामान पैक करने को कहा और अपना बैग भी बुलावा लिया। थोड़ी देर बाद सिया शौर्य के पास आए तो शौर्य ने पूछा, बात हो गई अरुण से? तो सिया ने कहा, नहीं। शौर्य ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने मासूमियत से कहा, सर आपका पासवर्ड। शौर्य ने कहा, अभी तो बताया था। सिया ने कहा, आप तो विहान का नाम ले रहे थे। विहान तो स्कूल गाय है। शौर्य ने अपना फोन सिया के हाथ से खींच लिया और गुस्से से बोला, सिया तुम सच में बेवकूफ हो या मुझे बना रही हो? सिया ने कहा, सर मैंने अब क्या किया? शौर्य ने कहा, मैंने विहान का नाम इसलिए था क्योंकि मेरा पासवर्ड वही है। सिया को अब समझ आया और उसको अपने किए पर शर्म भी आ रही थी। सिया ने कहा, सॉरी सर। शौर्य ने कहा, अब सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। राधे भी अब तक विहान को छोड़कर आ गया था। शौर्य ने उसको यही रॉय और विहान के साथ रुकने को कहा। तब तक कार भी आ गई थी। सागर और शौर्य दोनों बाहर की ओर चल दिया। शौर्य ने पीछे देखा तो सिया वही खड़ी थी। शौर्य ने झल्लाते हुए कहा, चलो किसका इंतजार कर रही हो? सिया घबराते हुई बोली, जी सर आ रही हूँ। तीनों कार में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ ही देर में शौर्य, सागर और सिया तीनों एयरपोर्ट पहुंच गए। शौर्य ने थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और तीनों प्लेन में चले गए। शौर्य ने बिजनेस क्लास पूरा बुक कर लिया। थोड़ी देर में तीनों अपनी सीट पर बैठे थे। सागर आगे जाकर बैठ गया। सिया और शौर्य साथ में बैठ गए। सागर अपना सर टिकाकर सीट से आंखें बंद कर बैठ गया। उसके दिमाग में पीहू के ख्याल आ रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब से उसने पीहू के बारे में सुना था, उसका दिल दिमाग में बस पीहू छाई थी। इतने वक्त के बाद पीहू का पता चल था। सागर अपने ख्यालों में गुम था। शौर्य फोन पर किसी से बात कर रहा था और इधर हमारी सिया का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो तो पहली बार प्लेन में बैठ रही थी। उसका चेहरा पीला होते जा रहा था। शौर्य सिया के पास ही बैठा था और वो सिया के चेहरे के आते जाते भाव देख रहा था। शौर्य को सिया इस वक्त एक छोटे बच्चे सी लग रही थी जिसको पनिशमेंट के लिए बाथरूम में लॉक कर दिया हो। वरीड वरीड वरीड। सिया ने देखा शौर्य किसी से फोन पर बात कर रहा था। सिया ने धीरे से जाकर सिया ने शौर्य का एक हाथ कस के पकड़ लिया। शौर्य ने जब देखा तो सिया दुबक कर बैठी थी और कांप रही थी। शौर्य ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्या है ये? सिया के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। सिया ने डरते हुए कहा, सर मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। शौर्य ने एक बार सिया को देखा और फिर अपना मुंह दूसरी ओर करके मुस्कुराने लगा। शौर्य मन में बोला, ये लड़की सच में पागल है, और मन में कहा, सागर को क्या देखा इसमें जो इसको अरुण के साथ ऑफिस में जॉब दे दी। सिया बस शौर्य का हाथ पकड़कर बैठी रही। उसने जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। सिया को पता ही नहीं चला कब शौर्य के कंधों पर सर रखकर सो गई। कुछ घंटों की उड़ान के बाद वो काठमांडू में लेट हो गई। शौर्य ने सिया को उठाते हुए कहा, सिया उठो, हम पहुंच गए। सिया जो नींद में थी उसने कहा, इतनी जल्दी पहुंच गए, मुझे अभी सोना है। लेकिन तब तक शौर्य उठ गए और सिया का सर सीट से भिड़ गए। शौर्य अपना और सागर का बैग लेकर सागर के साथ चलने लगा। सिया अपना सर सहलाते हुई पीछे पीछे चल रही थी और शौर्य को गुस्से से घूर रही थी। मन में बोली, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ओह मेरा सर दुख रहा है, खडूस कहे के। सिया मन में शौर्य को कोस रही थी। शौर्य ने पीछे देखा तो सिया एक हाथ से बैग और एक हाथ से सर को सहला रही थी। शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शौर्य ने नासमझ बनकर पूछा, क्या हुआ सिया? सिया जो अपनी धुन में चल रही थी उसने शौर्य की बात सुनकर मुंह बना लिया और खुद से ही बोली, ओह अब कितने भोले बनकर पूछ रहे हैं क्या हुआ सिया? हम सिया बिना कुछ बोले आगे चलने लगी। शौर्य मुस्कुराते हुई सागर के साथ चले लगा और शौर्य ने सागर के गले में हाथ डालकर सागर से पूछा, ये नमूना कहाँ मिला तुझे?
सागर ने शौर्य की ओर देखा और पूछा नमूना। शौर्य ने सिया की ओर इशारा किया तो सागर शौर्य के सर पर मरते हुए बोला तू भी ना कुछ भी, अच्छी लड़की ही वो। शौर्य ने कहा मैंने कब बुरा कहा। सागर ने शौर्य को घूरा तो शौर्य मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगा। सागर ने भी आगे कुछ नहीं कहा। तीनों अब एयरपोर्ट के बाहर आ गए। तीनों कार में बैठ गए जो राधे ने सबके लिए अरेंज कर दी थी, और कुछ गार्ड भी जो दूसरी कार में थे। गार्ड ने सभी का सामान कार में रख दिया। यहाँ से सभी को गाड़ी से जाना था। गाड़ी में बैठने के बाद सिया ने ड्राइवर को रास्ता बताया। 1-2 घंटे बाद सिया ने कहा सर अब हम सभी को ये से पैदल जाना होगा। ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा और तीनों गाड़ी से उतर गई। सागर का दिल हर कदम के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। जब से उसने सिया के मुंह से पीहू के बारे में सुना था, उसका मन कभी खुश होता, कभी उदास, कभी पीहू से मिलने हो बेचैन तो कभी पीहू के होश में न होने को लेकर दुखी। शौर्य सागर की हालत समझ रहा था। उसने कहा बस भाई अब सब ठीक होगा। देख इतने सालों से हम पीहू को ढूंढ रहे थे, अब जब पीहू मिल गई है तो सब ठीक होगा। हम उसको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाएं। सिया ने उनकी बात सुनकर कहा सर प्रियल का इलाज बेस्ट डॉक्टर ही कर रहे हैं। शौर्य और सागर ने चौंकते हुए कहा क्या? सिया ने कहा आप वहां जाकर सब समझ जाएंगे। चलिए। तीनों करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद पहुंच गए। सिया ने कहा आश्रम आ गया। जब सामने दोनों ने देखा तो एक बड़ा सा गेट था। सिया ने कहा चलो यही है, और उसने गेट पर खड़े गार्ड से कुछ बात की और तीनों को अंदर जाने दिया और सभी गार्ड्स को बाहर ही रुकने का बोला। शौर्य और सागर ने अंदर आकर देखा तो देखते ही रह गए। आश्रम में हरियाली ही हरियाली थी। तरह तरह के फूल पौधे लगे थे। छोटी छोटी कुटिया बनी थी जिनके सामने गार्डन बने थे। तितलियां चारों ओर मंडरा रही थी। एक बड़े दरवाजे की ओर सिया चल दी। कुटिया आश्रम के बाहर भी बनी थी। शौर्य तो चारों तरफ देख रहा था और सागर से बोला भाई इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। सागर ने कहा तभी तो हम पीहू को नहीं ढूंढ पाए। शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया और सिया के पीछे पीछे जाने लगा। सागर ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला शौर्य मुझे डर लग रहा है। शौर्य ने कहा भाई कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, तू चल, मैं हूं ना तेरे साथ। सागर ने कहा हम और दोनों सिया के साथ अंदर चले गए। सिया सीधे अरुणिम माई के कमरे की ओर चल दी। कुछ सेवक रास्ते में मिले सिया को। सिया ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और एक कमरे के बाहर जाकर रुक गई। सिया ने दोनों को बाहर रुकने को कहा। शौर्य और सागर ने बात मान ली और वहीं खड़े रहे। सिया थोड़ी देर बाद बाहर आए और साथ में अरुणिम माई भी आ गई। उनके चेहरे पर एक तेज था। शौर्य और सागर ने उनको नमस्कार किया। शौर्य ने थोड़ी देर अरुणिम माई को ध्यान से देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा अरुणिम माई क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अरुणिम माई ने कहा हाँ लेकिन बाद में। शौर्य ने कहा ठीक है। इतना बोलकर शौर्य चुप हो गया और अरुणिम माई आगे चलने लगी। शौर्य और सागर आसपास देख रहे थे। कई कमरे बने थे वहां पर, और कुछ बच्चे, कुछ औरतें और कुछ वृद्ध महिलाएं नजर आ रही थी जो सभी कुछ न कुछ काम कर रही थी। कोई बॉस की टोकरियां बना रहा था, कोई मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी कर रहा था।